हाँ तो राज नाम का एक पर्सन जो बैंगलोर के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था, एक बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी ड्रॉ कर रहा था। कुछ साल पहले वो अपनी जॉब को छोड़ के कनाडा की पीआर लेके कनाडा मूव हुआ था और यहाँ कनाडा के अंदर अपनी बढ़िया जॉब कर रहा था। लेकिन अभी पिछले साल ही उसने अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई किया, वर्क परमिट वगैरह अप्लाई किया और फिर यूएस के सिएटल नाम के शहर के अंदर अब वो जाके अपनी जॉब कर रहा है। वहाँ पे परमानेंटली वो मूव हो चुका है। ऑल्दो उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली थी अपने आप को थोड़ा सिक्योर करने के लिए, लेकिन अब वो यूएस में ही रहना चाहता है, वहाँ से अब वो वापस कनाडा नहीं आना चाहता। उसके अलावा नंदिनी नाम की एक लड़की थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले कनाडा आई थी एज अ स्टूडेंट अपना नर्सिंग का कोर्स करने के लिए। कनाडा के अंदर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी पीआर ली, रजिस्टर्ड नर्स बनी, जो भी लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन वगैरह लेनी होती हैं वो ली। अब नर्सिंग की जॉब कर रही है, मतलब एज अ रजिस्टर्ड नर्स वो कनाडा के अंदर काम कर रही है। ठीक ठाक उसकी सैलरी है, लेकिन उसका कहना ये है कि भी स्टेबल होने के लिए कनाडा आए थे, स्टेबल तो हो नहीं पाए, स्ट्रगल ही कर रहे हैं अभी तक। मतलब पीआर भी हो चुकी है, जॉब भी कर रही है, लेकिन स्टिल बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन स्टिल वो अब कनाडा छोड़ के किसी और कंट्री में या फिर अपनी होम कंट्री में जाना चाहती हैं, इन स्पाइट ऑफ कि भाई किसी और कंट्री में जाके उनको दोबारा से लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशंस के चक्कर में पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से मे भी पढ़ाई करने पड़े, लेकिन वो करने के लिए वो रेडी हैं, लेकिन कनाडा के अंदर वो नहीं रहना चाहती। उसके अलावा अमित नाम का बंदा कुछ साल पहले एज अ स्टूडेंट वैंकूवर के अंदर आया था अपनी पढ़ाई करने के लिए। उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, कोर्स जो भी था उसके बारे में बात ना ही करें तो बढ़िया है, लेकिन पढ़ाई के बाद वर्क परमिट पे आया। वर्क परमिट पे उसने अपनी खर्चा निकालने के लिए कोई जॉब की, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर, मैकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स वगैरह के अंदर, और साथ के साथ उबर ईट्स करता था, स्किप द डिशेस वगैरह करता था और थोड़े बहुत अपने पैसे वगैरह कमा लेता था। 2 साल उसने ये काम किया, लेकिन 2 साल के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई फील्ड जॉब चाहिए या फिर कुछ ढंग का कुछ करना पड़ेगा, तभी पैसे कमाएंगे, और साथ के साथ पीआर उबर से या फिर टिम हॉर्टन्स में काम करने से नहीं होगी। तो वो मूव हुआ किसी और प्रोविंस के अंदर, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक टाइप, लेकिन वहाँ पे भी उसका कोई जुगाड़ नहीं हुआ और अब 3-4 महीने हो चुके हैं वो अपनी होम कंट्री मतलब इंडिया के अंदर वापस जा चुका है और उसका कनाडा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। और अगर आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताऊं तो भाई 2024 में 8.5 लाख लोग कनाडा को टाटा बाय बाय करके चले गए थे, और 2025 के पहले सिर्फ 3 महीनों में ही 2.36 लाख दूसरे लोग भी कनाडा से निकल लिए। इनमें बहुत सारे सिटीजन्स भी आते हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स भी आते हैं, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स, या फिर जो बढ़िया बढ़िया जॉब कर रहे थे, बढ़िया पैसा कमा रहे थे, वो भी कनाडा को छोड़ के चले गए। क्वेश्चन ये आता है कि भी लोग कनाडा को छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, या फिर क्यों जा रहे हैं, डिसाइड कर चुके हैं, या फिर क्यों जा चुके हैं। मतलब कनाडा एक ऐसा देश जो सपनों का देश माना जाता था कि भाई इस कंट्री में आ जाओ, बढ़िया तरीके से घर खरीद लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, सिस्टम एकदम सेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाएगा, जो डेफिनेटली सच था कुछ साल पहले, मतलब काफी साल पहले। लेकिन अब 2025 में पर्टिकुलरली कोविड के बाद हिसाब किताब एकदम उल्टा हो गया है। तो ये चीज आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे कि क्यों रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन जो लोगों ने ऑनलाइन पोल्स के अंदर बताया है कनाडा छोड़ने का, वो है अनअफोर्डेबिलिटी। लोगों का ये कहना है कि आज के टाइम पे जो कनाडा ना वो बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल हो चुका है, मतलब इन्फ्लेशन थ्रू द रूफ है। अगर मैं एक बेडरूम अपार्टमेंट के रेंट की बात करूं ओंटारियो के अंदर तो इट इज $2200 पर मंथ, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर एक एवरेज पर्सन महीने के अगर वो $3000 कमा रहा है, उसमें से अगर $2200 रेंट में दे रहा है, $800 बचेंगे, उसमें से $500-600 की अगर ग्रोसरी आ जाएगी तो क्या ही बचेगा, क्या सेव करेगा, क्या इन्वेस्ट करेगा, मतलब फ्यूचर में क्या ही हो पाएगा। और ये तो बात होगी सिंगल बंदे की। अगर आपकी फैमिली बन जाती है, शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो उस केस में भी 2 कमरों का या फिर 3 कमरों का घर रेंट पे लेना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा। खरीदने के बारे में भी वीडियो में आगे बात करते हैं, लेकिन स्टिल अगर रेंट पे लेना पड़ता है तो भाई साहब रेंट है $3000, $3500। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर $6000 भी कमा रहे हैं तो 50% से ज्यादा खर्चा रेंट के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद गाड़ी गुड़ी होती है और दूसरे खर्चे होते हैं, ग्रोसरीज वगैरह होती है। मतलब 2020 के बाद, पर्टिकुलरली कोविड के बाद 40% प्राइसेस हर एक चीज के इंक्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो सैलरीज हैं वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। कनाडा के अंदर जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, कनाडा क्या, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना, जब आप जॉब वगैरह करते हो, 2%, 3%, 4%, 5% हो गया तो पता नहीं क्या ही हो गया, दुनिया फट गई, अलग ही चीज होगी। नॉर्मल होता है 1%, 1.5% या फिर 2%, यही हिसाब किताब होता है। इसकी वजह से लोग महंगाई के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई साहब कनाडा के अंदर रहने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ के निकलो। अब ये तो बात होगी घर रेंट करने की, लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो उसका तो और औखा हिसाब किताब है। बहुत ज्यादा महंगे घर हो रखे हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर, मतलब $1 मिलियन एक नॉर्मल से घर का, जिसके अंदर 3 कमरे हैं, बेसमेंट में भी नहीं बना हुआ, एक सिंगल गराज है, उसका भी $1 मिलियन प्राइस है या फिर $900,000 प्राइस है। उसकी डाउन पेमेंट कितनी बनती है, $2 लाख। तो अगर रेंट पे इतना ज्यादा खर्चा करके हर महीने के $500 सेव हो रहे हैं, तो कब जाके $2 लाख सेव होंगे। या फिर 10% डाउन पेमेंट भी करते
करते हैं तो कब जाके $1 लाख सेव होगा, और जब तक जाके वो सेव होगा तब तक वो 1 मिलियन का घर 1.2 1.3 मिलियन का हो जाएगा। ऑल दो पिछले कुछ एक साल में प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन इतने कम नहीं हुए हैं कि आम बंदा खरीद सके। कोविड से पहले 2018 2017 में जो घरों के प्राइसेस थे, एक नॉर्मल घर जो डिसेंट सा होता है, 3 कमरे हैं, 2 या 3 वॉशरूम्स हैं, बढ़िया लिविंग रूम, एक फैमिली रूम, एक किचन है, बेसमेंट में भी एक आधा रैक रूम, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वाला रूम या फिर एक आधा बेडरूम बना हुआ है, उसका प्राइस होता था 500,000 या फिर 400,000, जिसकी डाउन पेमेंट 20% भी 80,000 होती थी, 10% तो सिर्फ 40,000 होगी। लेकिन वही घरों के प्राइसेस आज के टाइम पे हो गया $8 लाख, $9 लाख। तो एक बंदा, आम बंदा जिसकी सैलरी 70,000 80,000 एनुअल है, कहाँ से वो यार इतनी ज़्यादा डाउन पेमेंट सेव करेगा बहुत जल्दी। अगर सेव कर भी लेता है, फिर जब मॉर्गेज अप्रूव कराने की बात आएगी तो एक बंदा जिसकी सैलरी है $100,000, तो उसको अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसको सिर्फ 4.5 लाख की मॉर्गेज ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा उसको मॉर्गेज नहीं मिल सकती। अब अगर महंगाई इन्फ्लेशन की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि जो ग्रोसरीज है ना, उनके भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। ग्रोसरीज ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सालों में 25% से प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो चुके हैं। मेरे को याद है जब मैं स्टूडेंट था 2018-19 कोविड से पहले, तब $60 के अंदर जो वॉलमार्ट की कार्ट होती ना, जिसके अंदर सामान रखते हैं खरीदते हुए, वो भर जाती थी $60 के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे $160 में भी वो नहीं भरेगी, इतनी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। नॉर्मल अगर मैं आटे की बोरी की बात करूँ, जो 10 किलो की आटे की बोरी आती है ना, आशीर्वाद शेर आटा, $12 की आती थी, अब $21 $25, ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो चुका है। घी की बात कर लूँ, वो जो अपना देसी घी खरीदते हैं हम, नानक का, विराट वगैरह का, वो भी आता था $13 का, $14 का, $10 का, ऐसे प्राइस होता था। ये एवरेज प्राइस था। लेकिन आज के टाइम पे 21, 22, $28 का होता है। उसके बाद जब यूटिलिटीज़ की बात आती है, यूटिलिटीज़ के बिल वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं भाई साहब। $350 $400 महीने का यूटिलिटी का बिल आता है आज के टाइम पे, अगर आप घर ओन करते हो। पहले ये कम होता था, $250 $200। उसके अलावा इंश्योरेंसेज वगैरह होगी, जो यहाँ पे कनाडा के अंदर बात पे हर महीने की इंश्योरेंस होती है। गाड़ी की इंश्योरेंस जाती है, घर की इंश्योरेंस जाती है, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, हर चीज़ की इंश्योरेंस के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी पहले इंश्योरेंस होती थी $230, आज के टाइम पे वो $400 इंश्योरेंस दे रहा है। अब इंश्योरेंस के इंक्रीज होने के रीजंस कुछ और हैं, प्राइजेस, कि भाई चोरियां ज़्यादा होने लगी हैं, उसके बारे में अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन स्टिल गाड़ियों की चोरियां ज़्यादा होने लगी हैं। गलत टाइप के लोग कनाडा में आ गए जो राइट ऑफ करा के गाड़ियों का वो जो इंश्योरेंस क्लेम वगैरह ले लेते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में इंश्योरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि क्लेम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा कहाँ निकाल लेगी, दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनका प्रीमियम बढ़ा के, तो इसलिए उनके प्रीमियम्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आम जिंदगी में हम खर्चा करते हैं, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंसेज, घर का रेंट या मॉर्गेज या व्हाटएवर, इंटरनेट का बिल, कुछ भी ले लो, सब इंक्रीज हो गया। अब यार अगला बड़ा रीज़न जिसकी वजह से लोग कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं कि भाई 2.5 लाख लोग 2025 के पहले क्वार्टर में कनाडा को छोड़ के चले गए, वो बड़ा रीज़न है कि भाई आज के टाइम पे लोगों को कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, नौकरियां वगैरह नहीं मिल रही हैं। मतलब लोग धक्के खा रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला हो गया, लेकिन अभी तक अपने फील्ड में जॉब नहीं मिली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने स्टूडेंट टाइम पे जो पार्ट टाइम जॉब मिली थी ना, जिससे सर्वाइव कर रहे थे, फीसें उसे भर रहे थे, उसी को अपने फुल टाइम में कन्वर्ट करा के अपना यहाँ पे कनाडा के अंदर गुजारा कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लोग बस सर्वाइव कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि भाई हर कोई ऐसे कर रहा है। ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसा कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे मेरी 1-on-1 सेशंस में इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ बात होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बढ़िया बढ़िया कोर्सेज लेके यहाँ कनाडा में आए थे, बढ़िया अपनी पढ़ाई की, बढ़िया मार्क्स लेके आए, स्किल डेवलपमेंट भी की, प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया, पता नहीं क्या ही कर दिया। अब ऐसा होता है कि भाई बेकार सा कोर्स था, मतलब क्या ही नाम लूँ मैं कोर्सेज का, लेकिन ऐसे कोर्सेज किए थे, जॉब नहीं मिल रही है, लॉजिक समझ आता है कि भी नहीं मिल रही है क्योंकि पढ़ाई बकवास की है। लेकिन जब पढ़ाई बहुत बढ़िया की है, अपनी होम कंट्री में बैचलर्स कर रखी है, 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ कनाडा के अंदर मास्टर्स की या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, बढ़िया चीज़ें सीखी, लेकिन स्टिल 2 साल हो चुके हैं, अभी तो कोई जॉब नहीं मिली है। अब ये भी मेंशन करना चाहूँगा, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि देखो भाई ऐसा है कनाडा के अंदर, इस हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। ये जो डिलीजन होता है ना, जो सोशल मीडिया क्रिएट करता है कि भाई साहब कनाडा में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। प्रॉबली अगर 10 साल पहले टाइम लगते थे, 3 साल लगते थे किसी बंदे को प्रॉपर सेटल होने में, तो भी आज के टाइम पे 7 या 8 साल लगेंगे। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके 7-8 सालों के बाद आप अपने आप को सेटल्ड फील करोगे। हो सकता है पहले 3 सालों में हो जाता था, 2.5 सालों में हो जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हिसाब किताब है, तो इसलिए जॉब्स की दिक्कत आ रही है। कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हैं। डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि भैया ये रोड पे अगर आप चल रहे हो तो आगे जब रोड में 1-2 किलोमीटर चल लोगे ना, तो ये दिक्कत आएगी। अगर मैं बोल दूंगा नहीं भाई
फूल बिछे हुए हैं, मज़ा ही आ जाएगा जब वहाँ पे पहुँचोगे। तो फिर गलत हो जाएगा ना, रियलिटी नहीं बताई मैंने आपको, मैं बता रहा हूँ भाई आगे भाई साहब पत्थर कांटे सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर चलने के लिए तैयार रहना, सच्चाई बता रहा हूँ। तो यही हिसाब किताब है जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई। अब अगला रीज़न ये है कि भी लोग अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी जॉब मिली हुई है, यहाँ पे बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, सिस्टम एकदम सेट है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, उनको कनाडा पसंद भी है, यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह उनको अच्छा लगता है। लेकिन पीआर ना मिलने की वजह से या फिर वर्क परमिट एक्सटेंड ना होने की वजह से या फिर जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इतने सारे चेंजेस लेके आ रही है, जो पीआर मिलने का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है, सीआरएस कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई कर दिया है, या फिर वर्क परमिट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसको मुश्किल कर दिया है, या फिर जो रिजेक्शन रेशो है उसको इंक्रीज कर दिया है, उसकी वजह से लोग कनाडा में रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, इसलिए उनको अपनी होम कंट्री में मजबूरी में वापस जाना पड़ रहा है। और उसके अलावा जितनी भी प्रोविंसेस हैं, अल्बर्टा की बात कर लो, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स, ओंटारियो का तो पहले ही मुश्किल था, ब्रिटिश कोलंबिया का भी मुश्किल था, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, किसी भी प्रोविंस को उठा के देख लो, बहुत सारी प्रोविंसेस ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को बंद कर दिया है, या फिर बहुत ही पर्टिकुलर लोगों को पीआर दी जा रही है, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में नॉमिनेट किया जा रहा है, पीएनपी दी जा रही है। कितनी सारी प्रोविंसेस है जिन्होंने अपने प्रोग्राम्स वगैरह बंद ही कर दिए। इनफैक्ट ये बताना चाहूंगा, अगर आप पैटर्न देखोगे ना तो हर प्रोविंस के अंदर जहाँ पे भीड़ हो जाती थी ना कि भाई साहब लोग वहाँ पहुँच गए पीएनपी लेने के लिए, जहाँ जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि भाई प्रोविंस परेशान होगी, वो प्रोग्राम्स उन्होंने बंद कर दिए। जैसे नोवा स्कॉशिया के अंदर इतने सारे लोग पहुँच गए थे कि भी फूड इंडस्ट्री में काम कर लो, पीएनपी मिल जाती है और फिर पीआर तो हो ही जाएगी, तो उन्होंने फूड इंडस्ट्री वाली या फिर दूसरी जो इंडस्ट्रीज थी उनकी पीएनपी बंद कर दी। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स में पहले पीएनपी लेना ईजी होता था, लेकिन काफ़ी सारी बढ़िया सिटीज़ से लोग उठ के पीईआई में चले गए, फिर पीईआई की गवर्नमेंट भी परेशान हो गई, भाई इतने सारे लोगों को तो हमने बुलाया नहीं था, तो फिर उन्होंने भी अपनी पीएनपी का जो प्रोग्राम्स वगैरह थे उनको स्ट्रिक्ट कर दिया या फिर बंद कर दिया। तो ये सीन चल रहा है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि लोग पीआर ना मिलने की वजह से अपनी होम कंट्री में वापस जा रहे हैं मजबूरी में, नॉट बाय देयर विल बट इन मजबूरी। ये पहले ही मैंने बताया था, 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी और मैंने ये बोला था कि आने वाले टाइम में लोग पीआर ना मिलने की वजह से अपनी होम कंट्री में वापस जाएंगे, जो आज के टाइम पे हो रहा है। अब अगला जो रीज़न है ना जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा दुख वाला लगेगा। मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा दुख होता है ये रीज़न को देख के। मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है जिन्होंने एग्जैक्ट सेम रीज़न दिया है, या फिर मैंने रेडिट वगैरह पे पोस्ट पढ़े हैं, ऑनलाइन फोरम्स वगैरह में पोस्ट पढ़े थे। लोगों का ये कहना है कि भी अब हमें कनाडा नहीं लगता। जिस रीज़न की वजह से हम कनाडा में आए थे ना, वो चीज़ अब मिसिंग सी हो गई है। कोविड से पहले लगता था अभी कनाडा में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बढ़िया लगता था, हिसाब बाहर निकलते थे, अच्छा लगता था, कनेडियन लोग दिखते थे, वाइट लोग दिखते थे। अब अच्छी बात है बुरी बात है आई डोंट नो, आप लोग कमेंट करके बताना। लेकिन उनका ये कहना है कि अब हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी होम कंट्री में ही रह रहे हैं और जो हैबिट्स वगैरह हैं वही हमें बाहर पब्लिकली देखनी पड़ती हैं। लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई गंद मचा रहा है, मतलब पार्क में जाके कूड़ा फेंक रहे हैं, या फिर कोई सड़कों पर नाच रहा है। तो डेली बेसिस पे हमें ये सब देखने को मिलता है, तो हमें मज़ा ही नहीं आता कनाडा में रहने का। मतलब हम तो ये देख के आए थे ना कनाडा बहुत पीसफुल है, सॉरी थैंक यू, ये सारी चीज़ें होती हैं कनाडा के अंदर, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था 2020 से पहले। लेकिन अब कनाडा वैसा नहीं रहा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब वो फील नहीं आती हमें, इसलिए अब हम अपनी होम कंट्री में ही रह लेते हैं। जब वो सारी चीज़ें यहीं पे देखनी है तो अपनी होम कंट्री में ही देख लेते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, वो कन्वीनियंस वगैरह वो सारी चीज़ें तो होंगी। तो बहुत सारे लोग इस रीज़न की वजह से भी कनाडा छोड़ के चले गए, या फिर यूएस चले गए, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में, या फिर किसी और कंट्री में मूव हो गए, लेकिन उनको कनाडा में नहीं रहना, या फिर कनाडा के कुछ एक्सट्रीम जगहों पर चले गए। अगर कनाडा को भी छोड़ के नहीं गए ना तो बहुत ही छोटे टाउन्स के अंदर चले गए जहाँ पे उनको एक्चुअल में फीलिंग आती है कनाडा वाली। कहते हैं अगर बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे लगता ही नहीं कि भी कनाडा में रह रहे हैं। अब यार मजाक से हट के अगर बात करूँ, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा था, सीरियसली बोल रहा था, वैसे मेरे को हंसी आ रही थी, लेकिन स्टिल अगर सीरियसली आपको बताऊँ तो ऑनलाइन लोगों का ये कहना है कि भी आज के टाइम पे कनाडा के अंदर रेसिज्म हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। जिनके बच्चे हो चुके हैं उनको स्कूल में भेजने में उनको डर लगता है कि भाई हमारे बच्चे का जो स्किन कलर है वो ब्राउन है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर आप ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते ही हो, आयरलैंड या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। जो वायलेंस है, जो रेसिज्म है, वो फिजिकली उतर आया है। और इसका रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी हरकतें ऐसी हैं। भाई साहब रोड पे जाके नाच रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है नाचने का, बस ऐसे ही नाच रहे हैं। अपनी होम कंट्री में नहीं कभी करा ऐसा, लेकिन यहाँ आके कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, सर पे चोट लग जाती है, इसलिए यहाँ पे आके ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या फिर चोरियाँ कर रहे हैं। कोई फूड बैंक से चुरा रहा है, कोई ग्रोसरी स्टोर से चुरा रहा है, कोई कन्वीनियंस स्टोर से कुछ चुरा रहा है और पकड़े जा रहा है, और फिर सोशल मीडिया पर धूम मच रही है। या फिर सेल्फ चेकआउट का यहाँ पे जो सिस्टम है कि आप खुद से अपने
अपनी चीज़ें स्कैन करो, पे करके चेकआउट करके बाहर निकल जाओ। वहाँ पे लोग 10 चीज़ों में से 3 चीज़ें स्कैन ही नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। अब भाई ये सिर्फ हमें तो दिखाई नहीं देता, अंग्रेज़ भी देखते हैं, कनेडियन भी देखते हैं। वो जब देखते हैं भाई ये जो ब्राउन स्किन वाले लोग हैं ये बड़े बेकार हैं। और आज के टाइम पे जितने लोग इमिग्रेट हो रहे हैं, इंडिया सबसे टॉप पे आता है। फिर जब इमिग्रेशन, इंडियन टॉप पे, ब्राउन स्किन, ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो बात आती है कि भाई साहब कनाडा के अंदर इंडियंस सबसे ज़्यादा गंद मचा रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि भी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब या वेस्ट बंगाल या फिर श्रीलंका, म्यांमार या फिर अफ्रीका या फिर मैक्सिकन या फिर कुछ भी देख लो, सोशल मीडिया पे जाओ, कोई ब्राउन स्किन वाला बंदा होगा, लैंग्वेज कुछ और ही बोल रहा होगा, उनको क्या पता हिंदी बोल रहा है क्या बोल रहा है, उनके लिए वो बंदा इंडियन है। सबके लिए इंडियंस यहाँ कनाडा के अंदर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि भाई अब हमें कनाडा में रहने से डर लगता है। चलो हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे या फिर कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तब हमें डर लगता है कि उनको कोई फिजिकली हार्म ना कर दे या फिर कोई परेशानी ना पहुंचा दे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग अब कनाडा छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी होम कंट्री में या फिर यूएस में भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म हो रहा है, या फिर किसी और कंट्री में वेर एवर दे फील कि भाई वहाँ पे बढ़िया हिसाब किताब है। अब इससे अगला रीज़न जो कनाडा छोड़ने का काफ़ी सारे लोगों का है वो ये है कि भाई हमने कनाडा से एक्सपेक्ट कुछ और किया था लेकिन रियलिटी कुछ और निकली। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवीज़ देख के, वेब सीरीज़ को देख के या फिर सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई कनाडा या फिर इन जनरल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना वो एक टाइप की होती हैं। मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कि भाई साहब रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या फिर ऋतिक रोशन या फिर जो भी है फॉरेन कंट्री गया था पढ़ाई करने के लिए, लंदन गया था, परंपरा थी हमारी, पहुंच गया वहाँ पे तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। मतलब बड़ी बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, डाउनटाउन के अंदर एक वाइट ब्लॉन्ड लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, दुनिया घूम रहा है, पता नहीं क्या ही बढ़िया जॉब लगी हुई है, बढ़िया पैसा कमा रहा है, अच्छे अच्छे कैफेज़ के अंदर जाके डेट कर रहा है या फिर पता नहीं कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल में नहीं होता। जब एज ए स्टूडेंट आते हैं तो एज ए स्टूडेंट आए, पढ़ाई की, कॉलेज हुआ, 4 बजे तक कॉलेज चला, घर आए, असाइनमेंट्स की, फिर पार्ट टाइम जॉब पे भी जाना होता है, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब से घर आके बर्तन धोने, कपड़े धोने, खाना बनाना, खाना खाना, फिर सो जाना। रियलिटी देख के आओ कि भी आम जिंदगी होती है, आम आदमी की तरह बंदा यहाँ पे रह रहा होता है। गाड़ियाँ देख ली आपने सोशल मीडिया के ऊपर, कोई मस्टैंग चला रहा है, कोई चैलेंजर चला रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है बैकग्राउंड में लोग हर महीने $1200, $1500 किस्त भर रहे हैं। हर रात सोने से पहले उनके माइंड में ये टेंशन होती है कि भाई किस्त कैसे निकलेगी, 2 हफ्ते के बाद बाई वीकली मेरी $1500 किस्त जानी है, या फिर 1 महीने के बाद इंश्योरेंस जानी है, या फिर गैस का खर्चा इतना है, भाई पैसे नहीं है, कल मेरे को काम पे जाना है, काम पे जाने के लिए गैस डलवाने के पैसे नहीं है। ऐसी लोगों को टेंशनें होती हैं। तो थोड़ा सोच समझ के जो गाड़ियाँ, घर या फिर कुछ भी देख के आप फॉरेन कंट्री मूव हो जाते हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के। काफ़ी सारे लोग जो ये एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे कि भाई यहाँ कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर या फिर किसी और वेस्टर्न कंट्री के अंदर ऐसा होता है, उनको एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक मिला, एक धक्का लगा कि भाई जो हमने देखा था या एक्सपेक्ट किया था वो तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए अब वो होम कंट्री में वापस जा रहे हैं कि भाई जाना पड़ेगा, वो तो मिला नहीं जो सोच के आए थे। अब अगले 2 रीज़न जो बहुत सारे लोग देते हैं कि भी इन दोनों रीजंस की वजह से हम कनाडा को छोड़ के जाना चाहते हैं, वो है टैक्सेस और एक्सट्रीम वेदर। अब पर्सनली मेरे को ये 2 रीजंस इनवैलिड लगते हैं, क्योंकि यार पहले भी तो पता ही था, कनाडा आने से पहले पता ही था कि भी कनाडा के अंदर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मतलब कनाडा के अंदर जो टैक्सेस हैं, लगा लो अगर कोई बंदा $1.5 लाख कमा रहा है ना, तो अराउंड 40% सैलरी इनकम टैक्स में चली जाएगी, और उसके बाद जो बचेगा कुछ खरीदेंगे तो उसके ऊपर भी 13% या फिर 15% कुछ प्रोविंसेस में सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट आधी सैलरी टैक्सेस के अंदर चली जाती है, जो कुछ ना कुछ हद तक ये बात सच है। ऑल्दो बहुत सारे तरीके हैं टैक्सेस सेव करने के, वो आप ये वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ये भी बोलना चाहूँगा कि यार कनाडा के अंदर एटलीस्ट ऐसा तो है कि अगर हम टैक्सेस पे करते हैं तो सर्विसेज बहुत सारी मिलती हैं, और बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिलती हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अच्छा खासा इनकम टैक्स लिया जाता है, जीएसटी भी पे किया जाता है, लेकिन बदले में सर्विसेज तो क्या ही मिलती हैं, टूटी हुई सड़कें मिलती हैं। तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। तो पता था भाई इतने टैक्सेस होते हैं और कनाडा का ये हिसाब किताब होता है। बाकी अगर वेदर की बात करें तो वो भी पता ही था कि भी कनाडा बिल्कुल नॉर्थ में पड़ती है, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। कुछ प्रोविंसेस में तो, कुछ सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है, दिक्कत आ जाती है। मतलब सर्वाइव तो लोग कर ही रहे हैं, मतलब डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यार ये वीडियो मैंने किसी को डीमोटिवेट करने के लिए या फिर नेगेटिव बातें करने के लिए नहीं बनाई है। ऐसा नहीं था कि आज भाई संडे, आज तो मेरे को शौक है मैं नेगेटिव बातें करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत मज़े करता हूँ और पॉजिटिव बातें करता हूँ, लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ अपने आसपास जो भी हैं, लेकिन मैं रियलिटी भी बताता हूँ कि भाई यही सच्चाई है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि रोड अगर जा रही है, अगर आप उस रोड पर चलने वाले हो, तो आगे बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर चलने के बाद ऐसा होने वाला है, तो तैयार रहना, अपने व्हीकल को उस
तरीके से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको डर लगता है कि भी आगे ऐसा होने वाला है तो आप पहले ही अपना रास्ता चेंज कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। बाकी आप या फिर आपका कोई नॉन बंदा, फ्रेंड, रिश्तेदार कनाडा छोड़ के अपनी होम कंट्री में या किसी और कंट्री में जाने की प्लानिंग कर रहा है तो कमेंट करके उनका क्या रीज़न है ज़रूर बताना। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फॉर मी एंड फॉर अदर पीपल। बाकी हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करने का सोच रहे हो, जानना चाहते हो कि मैं कौन से स्टॉक्स, ETFs वगैरह खरीदता हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो वो सब जानने के लिए राइट वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड सबको पता चल चुका है, 300 साढ़े 300 वीडियोस में बोल दिया है, कीप हसलिंग।